गुड मॉर्निंग। मैं श्रद्धा, स्टूडेंट ऑफ BA LLB 10th सेमेस्टर, शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ, मकडोली कला, रोहतक। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आज आप सभी के सामने लाइव प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ। मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी कॉपीराइट एक्ट 1957। जब तक सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तब तक मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं ये एक्ट आप सभी के साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ। इस एक्ट को आप सभी के साथ डिस्कस करने का मेरा मेन मोटो यही है कि सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सभी लोग सोशल साइट्स पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। जब भी वो कुछ ऐसा करते हैं जो कि यूनिक होता है और उनकी इंटेलिजेंसी पर बेस होता है या फिर सबको अट्रैक्ट करने वाला होता है तो ऑटोमेटिक उस पर उसका कॉपीराइट उसको प्राप्त हो जाता है। आजकल सभी लोग सोशल साइट्स पर इतने ज़्यादा एक्टिव है, जैसे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा। जब भी आप लोग इन सभी सोशल साइट्स पर कुछ भी नया करते हैं जो कि किसी का कंटेंट नहीं होता और आपने खुद से अपनी इंटेलिजेंसी के बेस पर क्रिएट किया है तो आपको उस पर कॉपीराइट प्राप्त हो जाता है। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ गए होंगे। तो मैं अब अपना एक्ट आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी। कॉपीराइट एक्ट 1957। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि कॉपीराइट क्या होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो कॉपीराइट क्रिएटिविटी पर बेस होता है। अब क्रिएटिविटी क्या होती है? जब भी कोई आप ऐसा कार्य करते हैं जो कि किसी आर्टिस्टिक वर्क पर बेस होता है, जैसे आप कोई पोएम लिखते हैं, बुक लिखते हैं एक्सेट्रा, तो आपको उस पर कॉपीराइट प्राप्त हो जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसे कौन से वर्क है जिन पर हमें कॉपीराइट प्राप्त हो सकता है। तो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी वो वर्क्स जिन पर आप कॉपीराइट प्राप्त कर सकते हैं। एवरीथिंग इज डिफाइंड इन लॉ। हर चीज़ हमारे कानून में बताई गई है कि किस पर आप कॉपीराइट प्राप्त कर सकते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग 6 काइंड्स ऑफ वर्क, 6 प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिन पर आप कॉपीराइट प्राप्त कर सकते हैं। सब आर्टिस्टिक वर्क किसे कहते हैं? कलात्मक कार्य, जैसे पोएम लिखना, बुक्स लिखना एक्सेट्रा। इन पर आप कॉपीराइट प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप कोई ऐसी पेंटिंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, एवरी काइंड्स ऑफ ड्राइंग। जब भी आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उस पर आपको कॉपीराइट प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी ड्रामेटिक वर्क। जो भी हम नाटकीय काम पर होता है, जैसे आप कोई स्टेज प्ले करते हैं, टीवी सीरियल करते हैं, न्यूज़ या फिर स्टेज शो करते हैं। इन पर आप सभी अगर कुछ नया कंटेंट लेकर आते हैं तो उस पर आपको कॉपीराइट प्राप्त होगा। थर्ड पॉइंट है म्यूजिकली वर्क, यानी संगीतमय काम। जैसे किसी नए गाने को कंपोज करना। अगर कोई भी सिंगर किसी नए गाने को कंपोज करता है जिसके लिरिक्स उसके खुद की इंटेलिजेंसी पर बेस होते हैं और ऐसे होते हैं कि सबको अट्रैक्ट करने वाले होते हैं और आज तक ऐसा किसी ने कोई सॉन्ग रिलीज नहीं किया है, तो उस पर उस सिंगर का कॉपीराइट हो जाता है और उसकी परमिशन के बिना कोई भी उस सॉन्ग को रिलीज नहीं कर सकता और उसका यूज नहीं कर सकता। बेनिफिट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे एंजॉय करने के लिए तो उस सॉन्ग का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी लिटरेरी वर्क। इनमें भी आप
जब आप कोई पोएम लिखेंगे या फिर बुक लिखेंगे तो आपको कॉपीराइट प्राप्त हो जाएगा। 5th पॉइंट है हमारा म्यूजिकली वर्क, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सॉन्ग कंपोज करना एक्सेट्रा। सिनेमेटोग्राफिक, फिल्म मेकिंग, जब भी कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाता है तो उस फिल्म पर उसका कॉपीराइट होता है और उसकी परमिशन के बिना कोई भी उस फिल्म का यूज नहीं कर सकता। 6th पॉइंट है साउंड रिकॉर्डिंग, जब भी कोई व्यक्ति ऐसी साउंड को रिकॉर्ड करता है जो कि जैसे कॉमेडी या फिर हॉरर मूवी में आपको सुनाई देती है, पीछे से आवाज़ आती है हॉरर, तो उन सभी पर जो भी ऐसी आवाज़ को क्रिएट करता है तो उस पर उसका कॉपीराइट प्राप्त हो जाता है। अब हमें कॉपीराइट का तो पता चल गया कि कॉपीराइट कैसे प्राप्त होगा और किन किन वर्क्स पर हम कॉपीराइट प्राप्त कर सकते हैं। कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे वर्क्स का पता तो चल गया। अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी टर्म ऑफ कॉपीराइट, कि कॉपीराइट की टर्म क्या होती है और अगर किसी ऑथर को कॉपीराइट प्राप्त हो जाता है तो वो उसका प्रयोग कितने समय तक कर सकता है। टर्म ऑफ कॉपीराइट, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर। इसको हम काउंट किस प्रकार करेंगे, जैसे कोई ऑथर है उसको किसी वर्क पर कॉपीराइट प्राप्त हुआ है तो जब तक वो जीवित रहेगा और प्लस 60 ईयर्स, जिस कैलेंडर ईयर में उसकी मृत्यु होती है वो सारा का सारा कैलेंडर ईयर प्लस 60 ईयर। अब कैलेंडर ईयर को हम किस प्रकार काउंट करेंगे, मान लो उसकी डेथ हो जाती है 6 जुलाई को, तो वो जिस भी कैलेंडर ईयर में उसकी डेथ होती है 31 दिसंबर तक काउंट नहीं होगा, उससे आगे 1 जुलाई से लेकर 60 साल तक। तो इस प्रकार हम इसकी टर्म ऑफ कॉपीराइट को काउंट करते हैं, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर। आपने बहुत सारी बुक्स रीड की होगी और पोएम को भी रीड किया होगा। कई बार आप देखते हैं कि ऐसी पोएम्स के नीचे लिखा होता है एनोनिमस, जिसका अर्थ होता है गुमनाम। बहुत सारी ऐसी पोएम होती है जिन पर यह पता ही नहीं होता कि उसको किसने लिखा है। तो ऐसी पोएम की टर्म को हम किस प्रकार काउंट करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि ऑथर कौन है और उसका नाम क्या है, तो हम उसकी टर्म को इस प्रकार काउंट करेंगे, जिस दिन वो पोएम पिक्चर में आई वो सारा का सारा कैलेंडर ईयर प्लस 60 ईयर्स। इन द केस ऑफ पोस्टोमस, पोस्टोमस का अर्थ होता है मरणोपरांत। जैसे आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति को पोस्टोमस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। जब ऐसे अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है तो उस समय उस अवार्ड को प्राप्त करने वाले की डेथ हो चुकी होती है। तो ऐसी बहुत सारी पोएम होती है, बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारे आर्टिस्टिक वर्क होते हैं जिन पर उनके मरने के बाद उनका पब्लिकेशन होता है। तो ऐसे वर्क की टर्म को किस प्रकार से काउंट किया जाएगा, जनरली तो हम काउंट करते हैं लाइफ टाइम द ऑथर प्लस 60 ईयर। और पोस्टोमस के केस में हम करेंगे डेथ तो ऑथर की हो चुकी है, तो जिस दिन वो पोएम पिक्चर में आती है वो सारा का सारा कैलेंडर ईयर प्लस 60 ईयर। और अगर किसी पोएम के ज्वाइंट ऑथर हो, बहुत सारी पोएम्स बुक्स ऐसी होती है जिनके ऑथर ज्वाइंट होते हैं, तो उन सभी की टर्म को काउंट किस प्रकार करेंगे। उन सभी की टर्म को काउंट करने के लिए जब जैसे ए और बी नाम के दो ऑथर हैं और उन्होंने किसी पोएम पर कॉपीराइट प्राप्त किया है, तो उसकी टर्म को हम इस प्रकार से काउंट करेंगे। जैसे ए की डेथ पहले हो जाती है
और बी की डेथ बाद में होती है, तो जिसकी भी डेथ बाद में होती है उसकी डेथ वाला सारा का सारा कैलेंडर ईयर प्लस 60 ईयर। तो इस प्रकार से ज्वाइंट ऑथर की टर्म ऑफ कॉपीराइट काउंट की जाएगी। अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, कि कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार करवा सकते हैं। आपको कॉपीराइट प्राप्त हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन करवाना और ना करवाना आपकी खुद की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप चाहे तो कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये सभी ऑथर की विल पर निर्भर करता है। कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत इसे कंपलसरी नहीं किया गया है, ऑप्शनल है ये। लेकिन अगर आप कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव राइट प्राप्त होते हैं। मान लो अगर आपने अपने कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपने कोई बुक लिखी है और आपके जैसी ही सेम बुक किसी अन्य पर्सन ने लिख दी और वो कहता है कि उस पर उसका कॉपीराइट है, तो सारा का सारा बर्डन ऑफ प्रूफ जो कि हमारे एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 101 में बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है और उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसी के बेस पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। जो भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कंप्लेन दायर करता है तो उसको बताना पड़ता है कि उसने ये कंप्लेन क्यों की है, सारा का सारा बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है। तो इसी प्रकार इस केस में जब आप अपने कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो सामने वाला कोई पर्सन उसका यूज कर लेता है बिना आपकी परमिशन के और कहता है कि इस बुक पर उसका कॉपीराइट है, तो आपको कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि ये बुक आपने पहले लिखी थी, ये बुक आपने पहले लिखी थी और पिक्चर में पहले आई थी, आपकी तरफ से आई थी। तो सारा का सारा बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा, क्योंकि प्रूफ आपको करना पड़ेगा कि बी से पहले ए ने इस बुक को कंपोज किया था। अगर आपने अपने कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करवाया होता तो आपको ये बेनिफिट मिलता कि कोई अगर पर्सन आपके कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट करता है तो आपके पास यह एक ऐसा एविडेंस हो जाता है जिससे आप प्रूफ कर सकते हो कि इस जो भी बुक है उसको आप सबसे पहले पिक्चर में लाए थे। तो कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। असाइनमेंट से आप क्या समझते हैं? ट्रांसफ़र। असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, यानी कि जिस ऑथर को अपने कॉपीराइट पर किसी वर्क्स पर कॉपीराइट प्राप्त है तो वो अपने उस कॉपीराइट का ट्रांसफ़र किसी अन्य व्यक्ति को किस प्रकार कर सकता है। असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, जैसे किसी ऑथर को अपने कॉपीराइट पर अपने किसी वर्क पर कॉपीराइट प्राप्त होता है तो वो उसका असाइनमेंट कर सकता है। जैसे कोई ऑथर है, उसने अपनी बुक लिख दी, तो वो ये तो थोड़ी ना है कि उसका खुद का पब्लिकेशन हाउस हो और वो अपनी बुक को खुद ही पब्लिश करे। इसलिए उसको अपनी बुक को पब्लिश कराने के लिए अपने इस राइट का ट्रांसफ़र पब्लिकेशन को करना पड़ता है। अगर वह चाहे तो कंडीशनली अपने राइट का ट्रांसफ़र कर सकता है या अनकंडीशनली कर सकता है, या फिर वो लाइफ टाइम के लिए कर सकता है या फिर पार्ट टाइम के लिए कर सकता है। वह अपने टोटल राइट का भी ट्रांसफ़र कर सकता है और पार्शियल राइट का भी कर सकता है। इस प्रकार से असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई ऑथर बुक लिखता है तो उसको उस पर कॉपीराइट प्राप्त होता है और वह अपने उस
कॉपीराइट का ट्रांसफ़र किसी अन्य व्यक्ति को कर देता है। मान लो अगर किसी ऑथर की डेथ हो जाए तो उसके कॉपीराइट पर जो +60 ईयर है उस पर किसका अधिकार होगा? उसके लीगल हेयर्स का। जो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसके लीगल हेयर होंगे उन पर उसके कॉपीराइट का अधिकार होगा उसकी डेथ के बाद। अब मैं बात करूंगी इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट कि कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट कैसे होता है और इन्फ्रिजमेंट होने पर किस प्रकार की पनिशमेंट का प्रावधान हमारे कॉपीराइट एक्ट के अंदर गत किया गया है। इन्फ्रिजमेंट से आप क्या समझते हैं? जैसे किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी और उस पर उसका कॉपीराइट प्राप्त हो गया, तो जब कोई अन्य पर्सन उसकी बुक का यूज बिना उसकी परमिशन के करता है तो वो कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट माना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट करता है तो उसके लिए हमारे एक्ट के अंतर्गत पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। लेकिन ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट नहीं होता। जैसे अगर आप किसी सॉन्ग को अपने आनंद के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आप अपने घर पर उसका प्रयोग कर रहे हैं मैरिज में या पार्टी में, या फिर ऐसे ही इंजॉय करने के लिए आप किसी सॉन्ग का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट नहीं माना जाएगा। और जैसे एजुकेशन के लिए आप किसी ऑथर की बुक का प्रयोग करते हैं तो भी कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट नहीं माना जाएगा। और अगर आप किसी रिसर्च वर्क के लिए भी किसी ऑथर की बुक का प्रयोग कर रहे हैं तो कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट नहीं माना जाएगा। अब हम बात करेंगे कॉपीराइट के इन्फ्रिजमेंट के बारे में जिसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। हमारे एक्ट के अंतर्गत सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार की पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। सिविल पनिशमेंट, जब भी किसी ऑथर के कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट होता है तो उसके लिए सिविल रेमेडीज प्रोवाइड करवाई जाती है। सिविल रेमेडीज में इंजेक्शन और डैमेजेस को प्रोवाइड करवाया जाता है। इंजेक्शन से आप क्या समझते हैं? इंजेक्शन से हमारा अभिप्राय है किसी काम को करने के लिए बाधित करना या किसी काम को करने के लिए रोकना। जब आपको किसी काम को करने के लिए रोका जाता है तो उसको इंजेक्शन कहते हैं। इसी प्रकार अगर किसी ऑथर के कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट होता है और उस ऑथर को पता चलता है कि उसके कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट हो रहा है और वो उसकी कंप्लेंट करता है तो कोर्ट उसको सिविल रेमेडीज के अंतर्गत इंजेक्शन का आदेश देती है कि अब तक तो तुमने प्रयोग कर लिया, अब आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, और उसको वहीं की वहीं रोक दिया जाएगा। सेकंड है डैमेजेज। अगर किसी ऑथर के परमिशन के बिना उसके कॉपीराइट का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वह जितना भी उसने प्रॉफिट गेन किया है उसके कॉपीराइट के इन्फ्रिजमेंट से और उसके कॉपीराइट को प्रयोग करने से, तो वो सारा का सारा बेनिफिट कॉपीराइट होल्डर प्राप्त कर सकता है, उससे ले सकता है, ऐसा कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी क्रिमिनल रेमेडीज। जब किसी ऑथर के कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट उसकी बिना परमिशन के बार बार किया जाता है तो कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत क्रिमिनल रेमेडीज का प्रोविज़न दिया हुआ है। क्रिमिनल रेमेडीज में जब किसी ऑथर की परमिशन के बिना उसके कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट होता है तो इन्फ्रिजमेंट करने वाले को 3 साल की सज़ा प्लस 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर दोनों।
इन द केस ऑफ कंपनी, अगर कोई कंपनी किसी कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट करती है तो उसमें किस प्रकार से पनिशमेंट दी जाएगी। जब कोई कंपनी किसी ऑथर के कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट करती है तो जो भी कंपनी का ओनर है, डायरेक्टर है या फिर मैनेजर है, उनमें से किसी पर शूट फाइल किया जा सकता है और उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। इस प्रकार आज मैंने आप सभी के साथ कॉपीराइट एक्ट 1957 का डिस्कस किया। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का मेरे साथ फेसबुक पेज पर जुड़ने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।